नया चैप्टर हमारा शुरू हो गया है। मांग की लोच। मांग की लोच क्या होती है, मांग की लोच की कितने प्रकार की होती है, मांग की लोच को हम किस 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 विधि से माप सकते हैं, इस इन सभी बातों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं मांग की लोच क्या होती है। एक वस्तु की जो कीमत, यानी जिस वस्तु की हम मांग कर रहे हैं उस वस्तु की खुद की कीमत, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, यानी जिस वस्तु की हम मांग कर रहे हैं उससे संबंधित जो वस्तु होती है, जिसके जिस वस्तु के हम आपस में स्थान पर एक दूसरे के प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें भी हम संबंधित वस्तु कहते हैं। तो वस्तु की खुद की कीमत में चेंज के कारण, परिवर्तन की वजह से, और संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन की वजह से, और तीसरा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है, उसे हम जिसके द्वारा मापते हैं, वस्तु की जो मांगी गई, वस्तु की जो कीमत है, जो मांगी गई मात्रा, उसमें जो चेंज आया है, उसे हम जिसके द्वारा मापते हैं उसे हम मांग की लोच कहते हैं। तो एक वस्तु की कीमत में, संबंधित वस्तु की कीमत में तथा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है, उसके माप को मांग की लोच कहा जाता है। मांग की लोच मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो सकती है। मांग की जो लोच है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो सकती है। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आडी लोच। मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। पहली है मांग की कीमत लोच, दूसरी मांग की आय लोच और तीसरी है मांग की आडी लोच। पहली है मांग की कीमत लोच। एक कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। जो मांग की कीमत लोच है वह वस्तु की जो कीमत है उसमें जो परिवर्तन होता है तथा जो उस परिवर्तन के कारण मांग में होने वाला जो परिवर्तन होता है, यानी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, जो वस्तु की कीमत है उसमें कितना परसेंट चेंज हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, कितने परसेंट, और जो कीमत में जितना परसेंट चेंज हुआ है उसके फलस्वरूप जो मांगी गई मात्रा है उसमें कितना परसेंट चेंज हुआ है, इनके अनुपात के बराबर होती है मांग की कीमत लोच। मांग की जो कीमत लोच होती है वह वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। मांग की लोच को हम माइनस के साइन के द्वारा दर्शाते हैं, ऋणात्मक चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि अब एग्जाम्पल है, यदि वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि हुई है, जो वस्तु की कीमत है उसमें 10% वृद्धि हुई है और उसके जो इसी की मांगी गई मात्रा में 15% वृद्धि हुई है, वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि हुई है और वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है उसमें 15% वृद्धि लाती है, तो मांग की लोच क्या होगी। जो मांग की लोच हमें ज्ञात करनी है, मांग की लोच कितनी होगी। वस्तु की कीमत में 10% चेंज हुआ है और वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है उसमें 15% का चेंज हुआ है, और जो मांग की लोच है उसे हम ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। सबसे पहले जो कारण होता है उसे हम नीचे लेते हैं और जो परिणाम होता है उसे हम ऊपर लेते हैं। ईडी यानी जो मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी है बराबर माइनस का जो चिन्ह है, मांग की लोच को हम माइनस के चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच, ऋणात्मक चिन्ह है जो मांग की लोच का साइन होता है, और परिणाम हमारा क्या है, जो परिवर्तन हुआ है किसके फलस्वरूप, किसके कारण हुआ है, कीमत में चेंज के कारण। तो यानी कारण क्या है, कीमत में चेंज, तो कारण को हम नीचे लेंगे, यानी जो 10% कीमत में वृद्धि हुई है उसे हम नीचे लेंगे, और कीमत जो 10% वृद्धि हुई है वो कारण है। इस कारण से परिणाम क्या निकलता है, कीमत में 10% का जब चेंज हुआ है तो कारण है हमारा कीमत में परिवर्तन। इसके परिणाम स्वरूप जो परिणाम निकला है वो है मांगी गई मात्रा में चेंज, जो कि कितना हुआ है 15%, तो कारण है 10% कीमत में वृद्धि, और इसका जो परिणाम निकला है वो वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, जो कि 15% वृद्धि लाता है। तो परिणाम को हम ऊपर लेंगे और कारण को हम नीचे लेंगे। अब हम इनको आपस में काटेंगे। तो जो कीमत में, हम कीमत लोच के बारे में इसमें अध्ययन कर रहे हैं, तो जो माइनस का साइन है वो कीमत के आगे हम माइनस का साइन यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लगा देंगे, और ये जो साइन है माइनस का, ये हम मांग की कीमत लोच ज्ञात कर रहे हैं, तो मांग की लोच है जो उसके लिए माइनस का साइन यहाँ पर लगाया गया है। 10% जो वृद्धि हुई है वो कीमत में हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप की जो वस्तु की मांगी गई मात्रा है उसमें 15% की वृद्धि हुई है। अब हम इन दोनों को भाग करेंगे।
10 एकम 10 हो जाएगा, 1 10, 15 में से 10 गए 5 यहाँ पर हो जाएंगे, जो कि पूरा भाग अब नहीं गया है। और हमें जो मांग की लोच ज्ञात करनी है, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। 50 हो जाएगा, 10 पंजे 50, जो कि पूरा पूरा भाग चला गया है। आंसर हमारा है जो 1.5 हमारा आंसर आया है। माइनस से माइनस कट जाएगी, तो आंसर जो हमारी मांग की लोच ज्ञात हुई है वो 1.5। ये हमारी मांग की लोच ज्ञात हो गई है। अगला एग्जाम्पल है, कीमत में 10% कमी के कारण मांग में 20% का विस्तार हुआ है, तब मांग की लोच क्या होगी। कीमत है जो उसमें 10% की कमी हुई है और मांग में 20% विस्तार हुआ है, यानी अन्य बातें समान रहने पर केवल वस्तु की जब कीमत में चेंज आता है, यानी कीमत अगर कम हो जाती है बाकी अन्य बातें समान रहती हैं, तो जो मांगी गई मात्रा में जो वृद्धि होती है उसे हम मांग में विस्तार कहते हैं। तो जो मांग में विस्तार हुआ है 20%, किसकी वजह से, 10% कीमत में कमी के कारण। तो कारण क्या है, कीमत में कमी 10%, और परिणाम क्या निकलता है, मांग में विस्तार 20%। तो परिणाम को हम ऊपर लेंगे, परिणाम हमेशा ऊपर लिया जाएगा, और जो कारण होता है जिसकी वजह से परिणाम निकलता है उसे हम नीचे लेंगे। तो कीमत में जो 10% की कमी हुई है उसे हम नीचे लेंगे, और मांग में जो विस्तार हुआ है 20% का उसे हम ऊपर लेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें इसकी ज्ञात करनी है। माइनस से माइनस कट जाएगा, और 10 से ये आपस में सीधा कट रहा है, 10 2 पे चला जाएगा, 10 दूनी 20। तो जो आंसर हमारा आया, यानी मांग की जो लोच ज्ञात हुई है वो है 2%। कीमत में जो 10% की कमी हुई है और मांग में 20% का विस्तार हुआ है, तो इसकी जो मांग की लोच हुई है वो है 2%। इसका अर्थ है कि कीमत में 1% परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में 2% परिवर्तन आता है। ये हमारी मांग की लोच ज्ञात हो गई है। यहाँ पे मांग की जो कीमत लोच है वो उस अनुपात को प्रकट करती है जिस पर कीमत कम होने पर मांगी गई जो मांग है उसमें विस्तार, या कीमत बढ़ने पर मांग में संकुचन होता है। यानी जो मांग की कीमत लोच है उसमें हम मांग में संकुचन और मांग में विस्तार के अनुपात का अध्ययन करते हैं। जो मांग की कीमत लोच है वो किसके अनुपात को प्रकट करती है, मांग में विस्तार या मांग में संकुचन। मांग में विस्तार जो होता है कीमत कम होने के कारण, और मांग में जो संकुचन होगा वो कीमत बढ़ने के कारण। अन्य बातें सभी समान रहेंगी, यानी कि जो मांग के निर्धारक तत्व हैं जो और सभी वो समान रहेंगी। मांग की कीमत लोच जो है उसको 2 अंतिम सीमाएं होती हैं उसकी। मांग की कीमत लोच सबसे पहली है, मांग की कीमत लोच शून्य हो या मांग की कीमत लोच अनंत हो। तो मांग की शून्य लोच तथा अनंत लोच मांग की मूल्य सापेक्षता की जो अंतिम सीमाएं हैं। सबसे पहले मांग की शून्य लोच। मांग की शून्य लोच क्या होती है, मांग की शून्य लोच तब होती है जब कीमत में कोई भी परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि वस्तु की जो कीमत है उसमें कोई भी अगर चेंज होता है, या वो घटती है चाहे वो बढ़ती है, उसकी वजह से मांगी गई जो मात्रा है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो मांग स्थिर ही रहेगी। मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु की कीमत में चाहे कितना भी परिवर्तन क्यों न हो जाए, चाहे वस्तु की कीमत कितनी भी कम हो जाए या कितनी भी बढ़ जाए, वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसकी मांगी गई मात्रा में कोई विस्तार या संकुचन नहीं होगा। इस स्थिति को हम पूर्णतः बेलोचदार स्थिति कहते हैं, यानी पूर्णतः बेलोचदार यहाँ पर मांग है। पूर्णतः बेलोचदार मांग क्या होती है कि कीमत में परिवर्तन कितना भी परिवर्तन क्यों न हो जाए, उसके फलस्वरूप मांग की गई मात्रा में कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ पर जो मांग की लोच होगी बेलोचदार होगी, यानी कि कीमत में चेंज के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मांग पूर्णतः बेलोचदार है। मांग की जो शून्य लोच है वो इकाई ईडी बराबर है 0, क्योंकि जो मांग की लोच है पूर्णतः बेलोचदार है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर है 0। ओ वाई अक्ष पर प्राइस को दर्शाया गया है और ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी को दर्शाया गया है। डी डी हमारा मांग वक्र है जो दर्शा रहा है कीमत पहले 2 है, जब भी उपभोक्ता जो डिमांड मांगी गई मात्रा है उसकी वो यहाँ पर कर रहा है। जब कीमत बढ़कर 4 हो जाती है तो भी उपभोक्ता इतनी ही मात्राओं का जो मांग है उसकी कर रहा है। वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है वो इतनी ही है। जब कीमत बढ़कर 6 हो जाती है तब भी उपभोक्ता इतनी ही मांगी गई मात्रा है जो वस्तु की उपभोक्ता की वस्तु के लिए वह अभी भी इतनी ही है। यानी कि कीमत में चाहे कितना भी चेंज क्यों न हो जाए, अगर कीमत 4 है बढ़कर 6 हो जाती है तब भी मांगी गई मात्रा इतनी ही है।
जो हमारा डी डी मांग वक्र है वो स्थिर है, सरल रेखा खड़ी ऊपर की तरफ है, जो दर्शा रही है कीमत में चाहे कितना भी चेंज क्यों न हो जाए, चाहे कीमत 4 से कम होकर 2 हो जाए या फिर कीमत 4 से बढ़कर 6 हो जाए, जो मांग गई मात्रा है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर है 0, इसका मतलब है कि वस्तु की कीमत में कोई भी चेंज हो रहा है, जब 4 से 2 हो रही है तब भी उसकी मांगी गई मात्रा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और 4 से 6 हो जाती है जब भी मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि मांग पूर्णतः बेलोचदार है और मांग की जो लोच है वो शून्य है। अगला है मांग की अनंत कीमत लोच। एक मांग की कीमत लोच शून्य है, एक मांग की अनंत कीमत लोच है। तो मांग की अनंत कीमत लोच क्या होती है? मांग की लोच अनंत तब होती है जब कीमत में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में अनंत परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जब वस्तु की कीमत है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है और जो वस्तु की मांगी गई मात्रा है उसमें बहुत सारा चेंज हो जाता है थोड़ी सी कीमत में परिवर्तन के कारण। इसे हम मांग की अनंत कीमत लोच कहते हैं। जब मांग की लोच अनंत तब होती है जब कीमत में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होने पर भी मांगी गई मात्रा में अनंत परिवर्तन आ जाता है। तो मांग की लोच जो है, मांग की अनंत कीमत लोच बराबर है इलास्टिसिटी डिमांड बराबर अनंत। डायग्राम दिखाया गया है। ओ वाई अक्ष पर प्राइस को यानी कीमत को दर्शाया गया है और ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी को यानी वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। जब कीमत जब ओपी है तो उपभोक्ता कितनी मांग कर रहा है? 10 इकाइयाँ, 20 इकाइयाँ, 30 इकाइयाँ। उपभोक्ता जो उसकी डिमांड कर रहा है, मांगी गई जो मात्रा है वो कितनी है? 10 क्वांटिटी भी है, 20 भी है और 30 है। जब कीमत ओपी है यानी कीमत जब ओपी है तो उपभोक्ता उसकी कितनी भी मांग कर सकता है वस्तु की। लेकिन अगर जो ओपी है उससे कीमत थोड़ा सा भी बढ़ जाती है यानी ओपी से OP1 होकर मान लीजिए कीमत यहाँ आ जाती है, यहाँ पर OP1 पर जो उपभोक्ता वस्तु की कीमत यहाँ पर OP1 डिक्लेयर हो जाती है, तो जो उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा है वो शून्य हो जाएगी, क्योंकि कीमत में थोड़ा सा भी चेंज आने से जो वस्तु की मांगी गई मात्रा है उसमें अनंत परिवर्तन हो जाता है। यानी अगर कीमत OP से बढ़कर OP1 थोड़ा सा भी चेंज होकर बढ़ जाती है, अगर कीमत OP से OP1 हो जाती है तो जो उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा है वो शून्य हो जाएगी। OP1 पर उपभोक्ता किसी भी वस्तु का कोई जो मांगी गई मात्रा उसकी शून्य हो जाएगी। यहाँ पर वस्तु का कोई उपभोक्ता नहीं कर रहा है, क्योंकि कीमत में थोड़ा सा भी चेंज होने के कारण अगर मांग में अनंत परिवर्तन आता है तो मांग की लोच जो कीमत लोच है वो अनंत होती है। चित्र में एक पड़ी हुई सरल रेखा पर कट हो रही है। जो चित्र है इसमें पड़ी हुई सरल रेखा जो है, जो सरल रेखा है, सीधी रेखा है ये और पड़ी हुई है, तो प्रकट हम इसे डायग्राम प्रकट कर रहा है कि पड़ी हुई सरल रेखा है, जिससे स्पष्ट होता है कि ओपी कीमत पर वस्तु की कितनी भी मात्रा खरीदी जा सकती है। जो ओपी कीमत है इस पर उपभोक्ता है जो वस्तु की कितनी भी मात्रा खरीद सकता है, 10, 20, 30 इकाइयाँ उपभोक्ता खरीद सकता है। कितनी भी मात्रा उपभोक्ता खरीद सकता है ओपी कीमत पर, परंतु ओपी से थोड़ा सा भी कीमत बढ़ने पर, यानी ओपी है अगर कीमत जो है ओपी डिक्लेयर हुई है, इससे अगर थोड़ा सा भी चेंज होकर मान लीजिए OP1 हो जाती है, तो थोड़ा सा भी परिवर्तन आने पर, कीमत बढ़ाने पर वस्तु की कोई भी मात्रा खरीदी नहीं जाएगी। अगर कीमत OP से OP1 हो जाती है तो उपभोक्ता इस पॉइंट पर किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं कर रहा है, जो मांगी गई मात्रा है वो शून्य हो जाएगी। इसे मांग की कीमत लोच है जो अनंत के बराबर होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।